हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने जो कल वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा कि मैंने डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है टीजीटी की कुछ वैकेंसी का, उसमें हमारा जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो है हमारा 12 सितंबर को। और उसमें हमने देखा बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और फिर हमने टीजीटी का जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो भी हमने देखा, उसमें 32 टॉपिक्स गिवन है। तो उनमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत ही बेसिक है ये, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो भी है, जितने भी टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, तो हम सारे के सारे इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस या ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मीन्स यूज़र होते हैं आपके, ठीक है। यूज़र कौन है? हम सब हैं, ठीक है। यूज़र है जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ यूज़र। कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हार्डवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, तो बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो एज ए ब्रिज काम कर रहा है, एज ए इंटरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, वो कौन होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहा है, लेकिन कैसे यूज़ करेगा, ठीक है, जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। आप जब कोई भी सिस्टम परचेज करते हो तो उसमें सबसे पहले विंडो इंस्टॉल होती है। तो वो विंडो क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब विंडो इंस्टॉल होती है उसके बाद ही आप सिस्टम को यूज़ कर पाते हो। तो जो सिस्टम के जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी हार्डवेयर हैं सिस्टम के, वो कब आप यूज़ कर पाओगे? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेन कोर ऑफ द सिस्टम आप बोल सकते हो, या फिर उसको एज ए ब्रिज या एज ए इंटरफेस होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, कोई भी प्रोग्राम आपको रन करना है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो क्या होता है, उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ट ऑफ द सिस्टम आप बोल सकते हो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूजलेस, ठीक है। जब तक विंडो नहीं होगी आप सिस्टम पर कोई भी काम नहीं कर पाओगे। मीन्स जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है? रिसोर्स एलोकेटर। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोन एज द रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। अब देखो रिसोर्स एलोकेटर कैसे हम इसको बोलेंगे। हमारे पास जो हमारा सिस्टम होता है उसमें रिसोर्स एलोकेटर हमारे जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, ये हमारे क्या है? रिसोर्स एलोकेटर है, ठीक है। सीपीयू क्या करता है कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म की जो एग्जीक्यूशन होगा, जो प्रोसेसिंग होगी, वो सीपीयू करता है। मेमोरी क्या होता है? जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स जो है स्टोर होते हैं, सेव होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओएस है वही डिसाइड करता है, वही सब हैंडल करता है, सब मैनेज करता है कि किस प्रोग्राम को कब सीपीयू मिलेगा, कब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कितनी उसको मेमोरी मिलेगी, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, कब मेमोरी को डीएलोकेट करना है, ठीक है। तो मतलब सारी की सारी जो मैनेजिंग है रिसोर्स को लेके, वो सारी की सारी भी हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इसलिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। यही लिखा है एक्ट्स एज ए मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है इनका मैनेजर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एलोकेट दैम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड यूजर्स एट नेसेसरी। जैसे ही जो भी यूजर्स की नीड होती है, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करवाता है, सीपीयू एलोकेट करवाता है, एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू चाहिए। तो मतलब ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे सिस्टम पे परफॉर्म होती हैं, चाहे वो मेमोरी को लेके हो, चाहे वो सीपीयू मैनेजमेंट की बात हो, या फिर फाइल्स मैनेजमेंट की बात हो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारे सिस्टम में होते हैं उन सब की मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए इसको हार्ट ऑफ द सिस्टम या कोर ऑफ द सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करता है? रिसोर्स की मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे वर्क कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है।
ठीक है। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस की बात करेंगे तो यही हमारा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। उसमें हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट भी आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की जो CPU शेड्यूलिंग होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब मैनेज करता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक्ट एज ए मैनेजर वर्क करता है, एक्ट एज ए मैनेजर, ठीक है। आप मैनेजर बोल सकते हो, सिस्टम का मैनेजर हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। रिसोर्स की मैनेजमेंट में क्या करता है? मैनेजेस एंड एलोकेट द सिस्टम के रिसोर्स। जो सिस्टम रिसोर्सेज है उनके एलोकेशंस कैसे होगी, डी एलोकेशंस कैसे होगी, उन सबको मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में हैंडल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस है, उनके एग्जीक्यूशंस को हैंडल करता है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, किस प्रोसेस को CPU मिलेगा, किससे CPU को क्या करना है? प्रीएम्प्ट करना है। तो मतलब सारे के सारे जो प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन सबके को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रखना उनको, तो वो भी हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ठीक है। मतलब कंप्यूटर्स के, देखो कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है, सभी डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है वो भी हमारा कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। देखो इनपुट डिवाइसेज होंगे कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइसेज होंगे हमारे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ये सब हमारे। तो इनके बीच की जो कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। आपने क्या किया? कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, ठीक है, या फिर कीबोर्ड से आपने टाइप किया, या फिर माउस से आपने कोई भी प्रिंट कमांड दी। जैसे ही प्रिंट कमांड दी तो प्रिंटर ने क्या किया? प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो वो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे वो जो है आपको डिस्प्ले हो गया। तो ये क्या है? जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनके बीच का कम्युनिकेशंस है, ठीक है। तो वो भी हमारा कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो जितने भी ये डिवाइसेज होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, तो इन सबको भी ड्राइव्स करता है, ठीक है। मतलब इन सबको कौन चलाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है, ठीक है। वो कैसे वर्क करेंगे, कैसे उनकी कॉन्फ़िगरेशंस होगी, सेटिंग क्या होगी, वो सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो बहुत पहले हम यूज़ करते थे वो होता था सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था? सिर्फ यूज़र होता था, सारी की सारी मेमोरी उस यूज़र को एलोकेट हो जाती थी, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब मैनेज करता था। मेमोरी और यूजर्स, मतलब सिस्टम और यूजर्स के बीच का जो मैनेजमेंट थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता था। मतलब जो भी डिवाइसेस थे CPU के, वो सारे के सारे एक यूज़र है तो वही यूज़र सब कुछ यूज़ कर सकता था, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकता था। तो इसमें क्या हुआ? फिर ये क्या होगा? स्लो हो गए, क्योंकि एक यूज़र है तो एक टाइम पे एक ही काम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई? स्लो हो गई। और जो CPU की अगर यूटिलाइजेशन की बात करें, अब एक ही यूज़र है, एक ही वर्क कर रहा है, सारा वर्क मतलब सारी मेमोरी उसी को एलोकेट है, ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस उसी के लिए हैं। तो इससे क्या होगा? सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इसमें डिक्रीज हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? इसने कहा कि हम क्या करेंगे, अलग अलग जो सिमिलर टाइप्स की जो जॉब्स होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनके ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और फिर उन ग्रुप वाइज क्या करेंगे? एग्जीक्यूशंस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता। यूज़र सिर्फ क्या करता है? ग्रुप बना के जो सिस्टम है उसको हैंड ओवर कर देता है। फिर हमारा जो CPU है वो 1 बाय 1 जो है बैचेस को एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो गई, बट ज़्यादा अच्छी तो यहाँ भी नहीं, क्योंकि एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा बैच स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि CPU एग्जीक्यूट करेगा जब बैच 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा CPU जो है सेकंड बैच को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब सपोज करो बैच 1 CPU के पास गया हुआ, अब बैच 1 के अंदर जॉब्स बनी हुई हैं, 4 या 5 जॉब्स हैं, उन 4-5 जॉब्स को ग्रुप बना दिया एक बैच, ठीक है। तो वो पूरा बैच CPU के पास है, जब तक वो 4-5 जॉब्स पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, एग्जीक्यूशन उनका नहीं हो जाता, ठीक है। अगर इन बिटवीन उनको इनपुट आउटपुट की नीड हो रही है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? तब तक वो क्या करेंगे? CPU के पास ही रहेंगे। उस टाइम पे CPU क्या रहेगा? आइडल रहेगा, ठीक है। जब उसकी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। तब तक जो बैच 2 है वो हमारा क्या करेगा? यहाँ पे वेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डायरेक्ट यूजर का इंटरेक्शन ना होके हमने क्या बना दिए? जो प्रोसेस थे उनके ग्रुप बना दिए, और एक ग्रुप एक बार में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा होगा, और दूसरा जब तक वेट करेगा तब तक पहले वाला क्या हो जाए? एग्जीक्यूट ना हो जाए। इससे भी क्या हुआ? सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या रही? स्लो रही, ठीक है। वेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया,
और जो नंबर ऑफ़ प्रोसेस थी, नंबर ऑफ़ प्रोसेस जो है एक टाइम पे क्या हुआ, जब तक कंप्लीट बैच जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो है नेक्स्ट जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, इनके अंदर क्या ड्रॉबैक है, सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो गई, ठीक है, सीपीयू आइडल रहेगा, सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर इनको ओवरकम किया मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ने। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ने क्या कहा कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं मेमोरी के अंदर होंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये कोई प्रोग्राम है प्रोसेस है 1, ये प्रोसेस सीपीयू के पास गई, ठीक है। अब अगर प्रोसेस 1 सीपीयू के पास है, उसको बीच में क्या है, इन बिटवीन उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई, तो जब वो इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, इनपुट आउटपुट का जो उसका काम है वो कर रही है, तब तक यहाँ पे क्या हुआ, सीपीयू आइडल नहीं रहा, क्योंकि मेमोरी में और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं। इनमें क्या हुआ था, मेमोरी में क्या था, सिर्फ इसमें सिंगल में तो मेमोरी में एक ही प्रोसेस थी, बस वही एग्जीक्यूट होगी, जब वो जाएगी तब दूसरा आएगा। बैच में क्या हुआ, एक कंप्लीट बैच था, ठीक है, बैच फॉर्म बन गया, जब तक कंप्लीट बैच एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक दूसरा बैच स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या कहा, मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी में रेडी हैं। मेमोरी में आने का मतलब मेन मेमोरी में जो प्रोसेस है, इट मीन्स वो रेडी टू एग्जीक्यूट है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी हैं, बस उनको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस रेडी हैं। अब सीपीयू ने वन प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें फिर क्या हुआ, जब तक वो इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, उस टाइम पे सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। हमारी जो सेकंड प्रोसेस है वो सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या हुआ, सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सीपीयू जो है आइडल नहीं रहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इन बिटवीन प्रोसेस दूसरी कोई प्रोसेस कर रही है, ठीक है, दूसरा कोई प्रोसीजर फॉलो कर रही है, तो उस टाइम पे नेक्स्ट प्रोसेस जो है सीपीयू के पास चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट जो प्रोसेस था उसका इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हुआ, तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, मतलब इसमें सीपीयू मतलब आइडल नहीं रहेगा, ठीक है। सीपीयू आइडल नहीं रहेगा तो सीपीयू अगर वर्क करता रहेगा तो सिस्टम की जो थ्रूपुट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि सीपीयू इसमें आइडल नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस रेडी मेमोरी के अंदर है, मतलब बहुत सारी रेडी है कि एक अगर इधर उधर जा रही है तो दूसरी सीपीयू को सीपीयू को एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू को एलोकेट हो जाएगा दूसरी को। तो ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग में हुआ, तो इसमें सिस्टम की जो थ्रूपुट थी वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इसमें आता है मल्टी टास्किंग का। अब देखो मल्टी टास्किंग का क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो मल्टी प्रोग्रामिंग था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया, वो हो गया मल्टी टास्किंग। अब देखो एक्सटेंड कैसे किया, अभी हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा, मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर रेडी हैं एग्जीक्यूशंस के लिए। एक प्रोग्राम सीपीयू के पास गया, एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन अगर उसको इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोसेस करेगा, तब तक सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, दूसरी प्रोसेस क्या चली जाएगी, सीपीयू के पास चली जाएगी। अब दूसरी प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रही है, अब उसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो फिर क्या होगी, कंप्लीट होके ही अपना बाहर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस गई थी, अगर उसका काम कंप्लीट हो गया तो फिर वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, मतलब मल्टीपल प्रोसेस मेमोरी के अंदर रेडी है, तो सीपीयू जो है आइडल नहीं रहेगा। अगर एक जा रही है सीपीयू से बाहर तो दूसरी उसको सीपीयू को तुरंत क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मल्टीटास्किंग ने क्या कहा, इसने कहा यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोग्राम्स ही होंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग को ही एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर होंगे, ठीक है, बट इन्होंने क्या कहा, टाइम डिवाइड कर दिया, टाइम शेयरिंग कर दी कि भाई सीपीयू है तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये कोई हर प्रोसेस क्या कि कुछ टाइम स्लॉट्स तक ही सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वापस वो मेमोरी में आ जाएगी, फिर नेक्स्ट की टर्न आएगी, इस तरह से, मतलब टाइम शेयरिंग पे बेस्ड हो गई है मल्टीटास्किंग, ठीक है। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स ही हैं सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है, टाइम बेस्ड ऑन टाइम हो रहे हैं, ठीक है। मान लो 2 सेकंड का टाइम रख दिया तो हर प्रोसेस क्या है, 2-2 सेकंड के लिए सीपीयू के पास अपना एग्जीक्यूशन करेगी, फिर वापस से मेमोरी में आएगी, फिर नेक्स्ट करेगी। इससे क्या होगा, मतलब सारी की सारी प्रोसेस जो है कनकरेंटली मतलब जो हो रही है वर्क कर रही है, ठीक है। पहले इसने अपना वर्क किया 2 सेकंड के लिए, फिर ये वापस मेमोरी में आ गई, फिर उसके बाद
सेकंड प्रोसेस ने अपना 2 सेकंड का काम कंप्लीट किया, फिर ये इसमें आ गई, इस तरह से क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है मल्टीटास्किंग। इसमें सिर्फ टाइम शेयरिंग की बात हुई है, ठीक है। और जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी यही कहता है कि अलाउ द मल्टीपल यूजर्स टू शेयर द सेम कंप्यूटर रिसोर्सेज गिविंग ईच यूजर हैज़ डेडिकेटेड रिसोर्स एक्सेस। मतलब हर यूज़र को क्या कर दिया, एक फिक्स टाइम के लिए एक्सेस दे दिया CPU का, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वही है कि हर यूज़र जो है, हर प्रोग्राम, हर प्रोसेस को क्या है, एक फिक्स डेडिकेटेड टाइम के लिए CPU एलोकेट होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी, CPU आइडल नहीं रहेगा, सिस्टम की जो थ्रूपुट है या जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। थ्रूपुट होती है कि एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होकर बाहर आ रही है, ठीक है। अब सिंगल यूज़र में क्या था, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस कंप्लीट होकर बाहर आ रही थी। मल्टी यूज़र में क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोग्राम्स साथ साथ रन होकर बाहर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि द कंप्यूटेशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सेवरल प्रोसेसर। मतलब इन्होंने कहा कि मल्टीपल प्रोसेस, एक वर्क है, उस वर्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग प्रोसेसर को, मतलब अलग अलग CPU को थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और सबकी क्या होगी, ईच हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी, डोंट शेयर मेमोरी। मतलब ऐसा नहीं है मेमोरी एक ही मेमोरी यूज़ करें, सब अपनी अपनी मेमोरी को यूज़ करके क्या करें, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस है, एक तो एक CPU उसको एग्जीक्यूट करे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और एक हमने क्या किया, उस प्रोसेस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उसके मान लो 5 या 6 पार्ट्स में उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो जो 5 पार्ट्स या 6 पार्ट्स हैं उनको क्या किया, अलग अलग CPU को दे दिया कि आप ये करो, आप ये करो। तो आप ये देखो, एक जहाँ एक प्रोग्राम को कंप्लीट होने में, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा था, अब वहाँ पे क्या होगा, कम टाइम लग गया डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सिस्टम की थ्रूपुट और ज़्यादा इंक्रीज हुई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो जॉब होती हैं, जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी फैक्टर के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कि ये वाला पार्ट ये वाला CPU एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले पार्ट को नेक्स्ट CPU दूसरा CPU एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक तरह से मल्टीपल CPU यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और मल्टीपल CPU जो है एक ही वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इसमें आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको क्या होता है, टाइम बाउंडेड होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें स्ट्रिक्ट टाइम मतलब इतने टाइम ड्यूरेशंस में एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह जो साइंटिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। मतलब उसमें ऐसा क्या होता है कि कुछ जो भी एप्लीकेशंस होगा, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उनको बिल्कुल फिक्स टाइम है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में वो जो एप्लीकेशंस है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो जो हमारे टाइम बाउंडेड हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। एक इसमें आता है मल्टी प्रोसेसर। देखो नाम से भी पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत सारे CPU हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग, एक मल्टीटास्किंग, एक मल्टी प्रोसेसर मल्टीपल CPU है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU एक ही है, बट मल्टीपल प्रोग्राम काम वर्क हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि मतलब CPU आइडल नहीं रहेगा, एक के बाद एक जो है प्रोसेस CPU के पास जाती रहेंगी। मल्टीटास्किंग में टाइम बेस्ड हो गया कि इतने टाइम के लिए हर प्रोसेस को CPU एलोकेट होगा। अब मल्टी प्रोसेसर कहता है मल्टीपल प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर है, बट यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी जो होगी शेयर करेंगे वो, ठीक है, एक ही मेमोरी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब CPU तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, बट मेमोरी सबकी एक ही है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या था, CPU तो मल्टीपल थे, बट सबकी मेमोरी भी क्या थी, अपनी अलग अलग थी। अपनी मेमोरी है, अपना स्टैक है, अपना सब कुछ है, वो मेमोरी को शेयर नहीं कर रही, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ MCQ करेंगे,
जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हम थ्योरी प्लस PYQ के फॉर्म में ही काम करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये टॉपिक करवाया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ PYQ होंगे, कुछ MCQ जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम PYQ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।